नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी निवेश में, जहां हम आपको कमोडिटी से जुड़े तमाम सवालों के जवाब देंगे। साथ ही कमोडिटी मार्केट में ट्रेडिंग रणनीति बनाने में भी आपकी मदद करेंगे। और आज हमारे साथ 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ पाशा पटेल साहब होंगे, पूर्व चेयरमैन है सीएसीपी महाराष्ट्र के। पी चेंगल रेड्डी साहब होंगे, प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशंस के। साथ ही ट्रेडिंग रणनीति बताने के लिए हमारे साथ निर्मल बंग कमोडिटीज के कुणाल शाह होंगे और सचिन गुप्ता होंगे जो चॉइस ब्रोकिंग के हैं। आप सभी मेहमानों का ईटी नाउ स्वदेश पर स्वागत है। लेकिन सबसे पहले आपको सवाल पूछने का तरीका बता देते हैं। सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमारे नंबर 9136934058 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं और आपके सभी सवालों के जवाब अगले आधे घंटे तक देने के लिए हमारे साथ कुणाल शाह और सचिन गुप्ता होंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं गोल्ड और सिल्वर के साथ, जहां गोल्ड में बेहद सीमित दायरे में कारोबार हो रहा है, लेकिन चांदी अच्छी तेजी दिखा रही है। 66,000 के आसपास चांदी में कारोबार हो रहा है। सचिन, क्या लग रहा है गोल्ड में आज के लिए, आज के ट्रेड में क्या लग रहा है? इवनिंग के सत्र में वापस तेजी आ सकती है? गुड इवनिंग विश्मोहन जी। देखिए, अगर गोल्ड की बात करें तो ऑलरेडी हाई लेवल से करेक्शन देखने को मिला है, बिकॉज डॉलर के अंदर कुछ स्ट्रेंथ देखने को मिली है, जिसके चलते गोल्ड में कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम देखा है। बट हमें लगता है कि जो डाउन साइड मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं कैप्ड है। ऑलरेडी काफी अच्छे लेवल्स पर गोल्ड ऑलरेडी ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। हमें लगता है इवनिंग सेशन में एक रिकवरी जरूर देखने को मिलेगी। 48,700 के आसपास के इवन करंट मार्केट प्राइस 650 के आसपास है। करंट मार्केट प्राइस से इवन बाइंग की रणनीति ले सकते हैं। डाउन साइड में एक स्टॉप लॉस जरूर लेना होगा 48,480 का, और हायर साइड में हमें लग रहा है एक बार 49,000 और 49,200 तक के लेवल्स जो है वो गोल्ड में देखने को मिल सकता है। में क्या करें सचिन आज के लिए, इंट्राडे के लिए? तो कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर, चांदी में क्या करें? 66,000 के आसपास है, गोल्ड तो रेंज में है, लेकिन चांदी अच्छी तेजी दिखा रही है। अगर किसी को करंट भाव पर ट्रेड करना है, ताजा भाव पर, तो क्या करना चाहिए उन्हें? जी बिल्कुल, चांदी में भी ट्रेड किया जा सकता है। हमें लगता है कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। यहाँ पर अगर 150 से 200 पॉइंट का फॉल मिलता है, अप्रोक्सीमेटली जो लेवल्स रहेंगे 65,500 65,450 के आसपास के रहेंगे, वहां से एक बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। इमीडिएट स्टॉप लॉस 65,000 का लेना होगा। हायर साइड में जो पोटेंशियल टारगेट लग रहे हैं 66,200 66,500 तक के लिए लग रहे हैं। तो ये गोल्ड और सिल्वर पर आया है। चलिए, लेकिन एक अहम खबर है, जिस तरह से कृषि कानून को वापस लेने का फैसला किया गया है, उसके बाद से चर्चा गर्म है कि इसका क्या असर होगा। क्या आने वाले दिनों में रिफॉर्म की रफ्तार धीमी पड़ेगी? तमाम मुद्दे हैं और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ पाशा पटेल है, पूर्व चेयरमैन है सीएसीपी महाराष्ट्र के, और साथ ही पी चेंगल रेड्डी साहब होंगे जो प्रेसिडेंट है फेडरेशन ऑफ फार्मर्स एसोसिएशन के। पाशा पटेल साहब, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। क्या लग रहा है सर, जिस तरह से ये फैसला वापस लिया गया है, क्या इससे रिफॉर्म की रफ्तार पर ब्रेक लगेगा? क्योंकि आगे कोई भी फैसला एग्री मार्केट से रिलेटेड लेने में सरकार को अब काफी सोचना पड़ेगा। क्या लगता है आपको? नहीं, ये जो रिफॉर्म्स थे तीनों के तीनों, इससे इस देश के किसानों की इनकम डबलिंग करने का जो वादा किया गया था, इसको भी अब ब्रेक लग सकता है। बात ऐसी है कि 1960 से अब तक ये देश में अगर हम देखेंगे तो हर एक स्टेट में, हर एक भाषा में, हर एक अलग अलग नाम का नेता सब मिलके जो कुछ डिमांड करते थे, वही सारे डिमांड्स नरेंद्र मोदी जी ने ये रिफॉर्म से लाए हुए थे। देखिए, मेरे हिसाब से 3 चीजें हैं आसान। क्या आसान चीजें हैं? पहली चीज ये थी कि देखिए, मैं एक तो ये है, मैं जो मार्केट यार्ड में हम जो अनाज बेचते थे मंडी में जाके, वो मंडियां महीना 2-2 महीने बंद रहने लगी है। तो फिर और उसमें इतने सारे करप्शन, इतने सारे प्रॉब्लम्स है कि वो सारे अगर ठीक करना चाहा तो कम से कम 100 साल लगेंगे। तो इसमें रास्ता क्या था? इनको ठीक करने के बजाय देखिए, इनको शौकन लाना बहुत जरूरी थी। और इसलिए हुआ क्या, तो इसलिए नरेंद्र मोदी जी ने बोला कि चलो, ये तुम्हारी मार्केट कमेटी है ना, ये एज इट इज रहेगी, और इसके साथ में कुछ लोगों को हम डायरेक्ट लाइसेंस देंगे जिसको इसमें रुचि है। तो हुआ क्या, मार्केट कमेटी तो ही है, लेकिन मार्केट कमेटी के बाहर भी व्यापारियों को किसानों का अनाज खरीदी करने के लिए इसमें लाइसेंस मिला था।
ऐसी क्या बुरी बात थी? किसानों को एक के बजाय 2-3 अगर रास्ते अगर मिलते हैं तो इसमें तो ये कंपटीशन होने वाला और किसानों का फायदा होने वाला। तो फिर इसमें ऐसी क्या दिक्कत थी? क्यों ये लोगों ने इसको वापस लिया मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसमें दिक्कत आने वाली है जरूर। दूसरी बात अगर हम सोचेंगे तो देखिए, अब एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो बताया गया है कि अब तक हमारे बुजुर्गों से, हमारे दादाजी, परदादाजी, दादा के दादाजी, तब से अब तक खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग चलती है। हमारे मराठी में अगर कहा जाएगा तो मराठी में उसको ऐसा कहते हैं कि अर्दाली, बटई, ऐसे अलग अलग नाम से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हमारे पास होती थी। अब हुआ ऐसा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तो होती थी, लेकिन इसको कानूनी जामा नहीं पहना गया था कोर्ट में। इसके बारे अगर समझो मेरा कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रेक होता है तो इसके बारे में मैं इंसाफ और न्याय मांगने के लिए मैं कोर्ट में नहीं जा सकता था, लेकिन अब ये होने से हम कोर्ट में जा सकते थे और इसमें इंसाफ मांग सकते थे। मगर अब ये रिफॉर्म्स वापस लेने से, ये 3 कानून वापस लेने से क्या अब ये हमको फिर से ये कानून मिलेगा? क्या इसका फायदा गांव के किसानों को मिलेगा? देखिए 80% किसान जो है, 80% किसान जो है, ये 80% किसान छोटे हैं और 20% किसान बड़े हैं। तो फिर 80% किसान अगर छोटे हैं तो ये किसान तो अपने खेत में बैल नहीं रख सकते और ट्रैक्टर तो खरीद नहीं सकते। ट्रैक्टर नहीं खरीद सकते, बैल नहीं खरीद कर सकते, इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ला सकते, इसमें टेक्नोलॉजी नहीं ला सकते। तो जब खेती में टेक्नोलॉजी नहीं आएगी, खेती में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आएगा, इतने छोटे छोटे खेतों में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, तो देश का भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा और किसानों का भी प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा। तो इसमें रास्ता क्या है? इसमें रास्ता ये है कि एक अलग से ऐसी कुछ व्यवस्था खड़ी की जाए जिसमें टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो और किसानों का आमदनी दुगनी हो। ये सारी बातें थी, लेकिन अब ये भी जहां की तहां रुक गई है। और सबसे बड़ी बात जो सोचने वाली है वो ये है कि इसेंशियल कमोडिटी एक्ट में से खेती के सारे चीजें निकालने का जो कानून बना हुआ था, क्या फिर हम आप सब इसमें इसेंशियल कमोडिटी में डालना चाहते हैं? तो ये सारे जो चीजें थी बहुत ही अच्छी थी, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने कहा कि भैया कि ये चीजें तो अच्छी थी, लेकिन हम लोगों को ये समझाने में हम कहीं ना कहीं कम पड़े हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उनका घोषवाक्य अगर आप अगर देखोगे, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो एक पार्ट अगर विश्वास उनको अगर नहीं दिख रहा, तो इसलिए चलो इनको जब तक विश्वास नहीं आता तो ठीक है, इनकी अगर डिमांड है ये हमको नहीं चाहिए, तो मोदी जी ने इनका आदर किया और ये ब्रेक किया। अब इससे क्या होने वाला है? इससे किसानों को नुकसान होने वाला है और इसका नुकसान मुझे नहीं लगता कि कब इसमें ये सारी चीजों पे आगे क्या होगा मुझे पता नहीं है। लेकिन अब तो मैं 40-45 साल किसानों में काम करने वाला एक कार्यकर्ता हूं और अब मैंने मेरे जिंदगी में जितने बातें मैंने लोगों से शेयर की थी, लोगों को मैं बताया था, तो मुझे ऐसा कभी लगता नहीं था कि मेरे आंखों के सामने मैं जीवित हूं तब तक ये मैंने जो जो स्पीच दिए है वो सारे कानून में तब्दील होंगे, ऐसा मुझे नहीं लगा था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी की वजह से ये सारा मुझे मिल जाएगा ऐसा लग रहा था, लेकिन ये प्रेशर की वजह से, कुछ लोगों के प्रेशर की वजह से फिर ये जहां का तहां रह गया है। और मुझे लगता है कि अब इसमें जो किसानों का फायदा होने वाला था, तो शायद ये फायदा होगा क्या नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन नुकसान होने वाला है, ये 100% सही है। ओके, हमारे साथ पी चेंगल रेड्डी साहब हैं। सर, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। रेड्डी साहब, सबसे पहला सवाल यही होगा कि लंबे समय बाद एग्री सेक्टर में इस तरह के बड़े रिफॉर्म हुए थे। अगर रिफॉर्म की बात करें तो 91 का रिफॉर्म याद आता है, उसके बाद से एग्रीकल्चर को लेकर तो उस समय भी कुछ नहीं हुए थे, लेकिन उतना बड़ा रिफॉर्म अगर हमारे याद में तो यही था। और इस तरह के रिफॉर्म की वापसी कितना बड़ा झटका था? क्या इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं थी या पॉलिटिकल एक राजनीतिक बलि चढ़ गया ये रिफॉर्म? क्या कहेंगे आप?
देखिए 1990 रिफॉर्म्स जो नया है उसके वजह से वो किसान को बहुत नुकसान पहुंचा। जब सर्विस एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का 10% ग्रोथ हो रहा था, पिछले 30 साल में एग्रीकल्चर का 1-2% भी नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जो ये गवर्नमेंट वाले जो है नहीं किए, बस यही कारण है। जो नरसिम्हा हो, बाद में वाजपेयी, कोई भी नहीं किया। अच्छा, 2006 में जब स्वामीनाथन का रिपोर्ट आई, ये कांग्रेस वाले हमको धोखा दिए, 8 साल तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किए। यही मिस्टर शरद पवार भी कुछ इंटरेस्ट नहीं लिए। अच्छा, मोदी साहब ने 2014 में बहुत सारी चीजें बोले, बीजेपी मैनिफेस्टो में रखे, ठीक है 5-6 साल में नहीं की, मगर पिछले साल में जब रिफॉर्म्स लाए हम सब खुश था। इसलिए देखिए, रिफॉर्म्स बोले तो कानून 1-2 चीज का नहीं है, पूरा की पूरा सिस्टम को बदलना है। अच्छा, इंडस्ट्री सर्वे में कौन सा सिस्टम बदले? एक जो है टेक्नोलॉजीज को लाए, अब आजकल गाड़ी हो, कार हो, लाए। अच्छा, इन्वेस्टमेंट किसी सब लोगों से लाया, ब्लैक, व्हाइट, येलो, सब पैसे लाके इन्वेस्टमेंट में लगाया। तो अच्छा, कोई एक्सपोर्ट किए, मैन्युफैक्चर किए, उनको जो है अच्छी तरह से सपोर्ट किए गवर्नमेंट, सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट सब। अच्छा, यही चीज खेती में नहीं आया। अब मोदी साहब बीच में बादशाह बाद में लाया, पहले नहीं लाया। अच्छा, लाए ना भाई, बस 30 साल के बाद जो रिफॉर्म्स लाया, ठीक है, उसमें तो कोई अच्छा बुरा होगा। अब एक चीज हमने याद रखना, यही जो लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, सेंट्रिस्ट सब जो है, ये सब लोग हैं जो है 1919 में जब आईटी आया था, यही लेफ्टिस्ट जो है अपोज किए थे। उस वक्त नरसिम्हा राव का गवर्नमेंट को ऑल दीज फेलोज हैव अपोज, दिस एनजीओस हैव अपोज, द लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, एवरी टॉम, डिक एंड हैरी हैज अपोज। मगर पिछले 30 साल में इंडस्ट्री सर्विस का इतना फायदा पहुंचा, मगर किसान को क्यों नहीं आया? अब ये लोग हैं जो ये जो खैर 1 साल से जो भी हुआ दिल्ली में, मेरे ख्याल से बीजेपी पॉलिटिकल मैनेजमेंट फेल हुआ था, जिसमें तो मेरे ख्याल से मोदी का नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं है। वो लोग सोच समझ के एक एक्ट ला लिए, उसमें थोड़ा रूल्स भी तैयार किए, मगर क्या है, कभी भी कुछ रिफॉर्म्स लाना बोले तो उसको जो है टाइम लगता। अच्छा बुरा देखना 1, 2, 3, 4 साल के बाद। रेड्डी साहब आपसे एक और सवाल इसी से जुड़ा हुआ, क्या अब आगे कोई रिफॉर्म लाने में दिक्कत होगी? अब इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि सरकार को जिस तरह से प्रॉब्लम्स यहाँ पर आई हैं इस रिफॉर्म को लेकर, 1 साल से ज्यादा का जो स्ट्रगल हुआ है पूरा, क्या अब इसके बाद अब रिफॉर्म इतना आसान नहीं होगा, वो भी खास करके एग्री इंडस्ट्री के लिए? Absolutely. You see, this Congress is a bloody rotten fellow. These fellows who are talking their leaders, none of these people have come forward about the Swaminathan report. Acha, 2011 Rangarajan report came down. Even then these Congress fellows did not implement. अच्छा, रीजनल पार्टीज का छोड़ दीजिए, मगर एक चीज हमें जो पब्लिक से बोलना चाहते हैं, आखिर ये किसान रिप्रेजेंटेटिव्स कौन है भाई? ये जो पॉलिटिकल फार्मर्स है, सब एनजीओ फार्मर्स है। अच्छा, देश में सचमुच इंडिपेंडेंट अपॉलिटिकल किसान ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है ना? जी जी बिल्कुल। थोड़ी बहुत लोग बताते, मगर अब जो दिल्ली में जो भी हुआ, मेरे इट्स ऑल प्योरली पॉलिटिकल। वो जो लेफ्टिस्ट आए, सेंट्रिस्ट आए, न्यूट्रलिस्ट आए, प्रोफेशनल्स आए, ये पॉलिटिकल एडवेंचरिस्ट आए, सब चीजें लोग आ गए। बट इट इज अवर मिसफॉर्चून। देखिए, जो मोदी जी जो वापस लिया ना, ये बहुत देश का किसान को बहुत बुरा। ओके, रेड्डी साहब 15 साल तक जी प्रॉब्लम। जी बोलिए। जी रेड्डी साहब, आपसे एक और सवाल। अब ये लोग इन रिफॉर्म, इन तीनों कानून की वापसी के बाद अब मांग है, किसान संगठन जो वहां पर आंदोलन कर रहे थे उनका अब ये कहना है कि एमएसपी को लेकर गारंटी चाहिए, एमएसपी से रिलेटेड कानून चाहिए। तो क्या इतना आसान है? क्योंकि अगर आप 23 फसलों की अगर एमएसपी की गारंटी देंगे और सभी किसानों को अगर एमएसपी पे अगर उनकी बिक्री की जाए, तो हमारा जो टोटल रेवेन्यू है उससे ज़्यादा सरपास कर जाएगा हमारा एमएसपी का पेमेंट। तो ये क्या पॉसिबल है? क्या आपको वायबल लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान किसान को पहुंचाया मीडिया वाले ने। आप लोग, ये लोग दिल्ली में बैठ के मचा रहा था, आप लोग उसको हाईलाइट किए। ये मीडिया वाले ने जो मणिपुर में हुआ, नागालैंड में हुआ, नक्सलाइट का हुआ, बहुत सारी चीजें, इसके बारे में कोई चिल्लाए नहीं। बिकॉज यहाँ जो दिल्ली में जो भी पॉलिटिकल सिस्टम होता है, एनजीओ होता है, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, all these fellows are adventurous. They're all, I don't want to abuse them, but we know their background. इसी एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो दिल्ली में जो भी गड़बड़ हुआ ना, इसको
अपोजिशन हाईलाइट किए, एक्सप्लॉइट किए, और इसको क्या है, जो किसान की रिफॉर्म्स जो है, डेवलपमेंट को जो है पॉलिटिकल बनाया। अब हम क्या बोल सकते हैं, हमारी जैसे एक्टिविस्ट जो है, हम क्या कर सकते हैं बताइए आप। वहाँ जो योगेंद्र यादव, ये कौन है भाई? अरे अंकित, इसको तो कोई 100,000 वोट देने वाले भी नहीं है। अच्छा, हमारा जो लीडर राकेश टिकैत जी, ये तो 3-4 दफा एमएलए के भी हार गई ना भाई। अच्छा, ये जो पंजाब का जो इतनी बड़ा किसान लीडर, ये कौन होता? अपने आपकी गांव के इलाका में थोड़ा मोड़ा किसान छोटी चला सकता था। गलती ये हुआ कि मोदी जी, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जब ये कानून लाया, ये जो है वो अच्छी तरह से मेरे ख्याल से दे हैव फेल्ड इन इन्फॉर्मिंग पीपल एंड आल्सो दिस लॉ एंड ऑर्डर। मेरे को ये समझ में नहीं आता, दिल्ली हाई कोर्ट, इवन जुडिशियरी हैज मिजरेबली लेट डाउन द फार्मर्स ऑफ दिस कंट्री। मैं दिल्ली हाई कोर्ट से ये पूछना चाहता हूँ, सुप्रीम कोर्ट से ये पूछना चाहता हूँ, आप लोग पोल्यूशन के बारे में सुमोटो ले लेते। जब दिल्ली में जो है बैठ के 1 साल तक कोई गड़बड़ रोड में बैठ के आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट वाले क्यों नहीं सुमोटो रिकॉग्निशन लाई दिए? आई वांट टू आस्क द चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, व्हाई इज दैट सर यू पीपल हैवंट टेकन एंड एज दिस fellows get lost? Who are these people? What nonsense is this talking about democracy? See, they are not elected people. Please let me tell you this, that none of these fellows are elected organizations. They don't have an association. None of these fellows, those Hannas and Mallas and CPA, CPM, they're all bloody professional politicians belonging to some leftist, rightist, centrist. You have so-called, even BJP has that so-called, to do that some farmers organize. Who are these fellows? These are all political farmers. They are part and parcel of a political organization. What is disgraceful is the same BJP as a political party has opposed reforms when they were in the opposition. सर ये लंबी चर्चा का विषय है, लंबी चर्चा का विषय है सर। हम शायद अपने सब्जेक्ट लाइन से भटक रहे हैं। हमारे साथ पाशा पटेल साहब भी हैं। सर, आपसे सवाल हमारा यही होगा कि अब अगर रिफॉर्म अगर सरकार को वापस से लाना है तो कैसे कंफर्ट जोन में लाएंगे राज्यों को, क्योंकि अब तक राज्यों की तरफ से भी इस तरह के रिफॉर्म्स होते रहे हैं कृषि को लेकर। तो अब क्या तरीका होना चाहिए, क्या डेमोक्रेटिक तरीका होना चाहिए कि एक रिफॉर्म वापस से लाया जा सके एग्री सेक्टर के लिए? देखिए, ये दिल्ली में जो लोग आंदोलन में बैठे हुए थे ना, इन सब लोगों का कहना था कि अपने देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने बार बार इनको कहा कि भैया आप हमें सजेशन बताइए, क्या गलत है वो बताइए, तुम्हारे सारे के सजेशन लेके हम उसको दुरुस्त करेंगे और उस तरीके से कानून बनाएंगे, बदलाव भी करेंगे। इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने कहा भैया कि ये नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं बताएंगे, पहले ये 3 कानून वापिस ले लो, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। तो फिर अब इनको जो सजेशन देने थे, इनको जो साथ में आना था, तो अब क्या है, अब इनको अगर सजेशन देना है तो कानून वापिस लिए बगैर हम सजेशन नहीं देंगे, हम नहीं मिलेंगे, ऐसा जो बोल रहे थे। चलो ठीक हुआ कि नरेंद्र मोदी जी ने मन बड़ा किया और तुम्हारे लिए उन्होंने कानून वापिस लिया। अब एक उपकार कीजिए, इसमें क्या क्या चेंजेस करना है वो बताइए, और फिर वो सारे चेंजेस को लेके फिर एक बार, मुझे ऐसा लगता है कि किसान यूनियनों की जो मांग थी कि ये 3 कानून वापस लेने के बाद ही हम डिस्कस करेंगे और सजेशन बताएंगे। तो चलो, सरकार ने तो अपना तुम्हारा कहना माना है ना, तो आप एक काम कीजिए, आप सजेशन कीजिए, सजेशन बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग क्या सजेशन करेंगे मुझे नहीं पता, इससे अच्छा तो कोई और सजेशन है नहीं। तो इसलिए अगर ये जल्द से जल्द अगर सजेशन देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर से एक बार ये रिफॉर्म्स पे चर्चा होगी और ये फिर से ये जो कानून बने थे किसानों के हित में, तो इसमें ये फिर एक बार ये काम शुरू हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। अभी डिपेंड ऑन, ये पूरा जो डिपेंड है, ये पूरा डिपेंड है इन लोगों पे, किन लोगों पे, जिन्होंने पहले वापस ले लो कानून और फिर हम सजेशन देंगे। तो चलो, हमने तो सब ये जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे जो आंदोलन कर रहे थे, उनकी सलाह लेकर फिर आगे इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। शुक्रिया पाशा पटेल साहब आपका, रेड्डी साहब आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला ईटी 900 देश के लिए। चलिए वायदा बाजार की कुछ बात कर लेते हैं। हमारे साथ कुणाल शाह भी है। सर,
सबसे पहले आपसे गोल्ड और सिल्वर के बारे में जानना चाहेंगे। चांदी में अब धीरे धीरे तेजी आ रही है, ताज़ा भाव पे 66,000 के आसपास आपको कैसी लग रही है चांदी? चांदी में आज ट्रेड बन रहा है आपकी तरफ से कोई? जी, इवनिंग सेशन में गोल्ड और सिल्वर में प्रेशर रह सकता है क्योंकि यूएस में जो इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन है वो कम हो गया है, तो उसके कारण ऑयल के प्राइसेस नीचे आ गए, तो थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर दोनों नीचे आ सकता है। सिल्वर तकरीबन 65,200 और गोल्ड की जहाँ तक बात करेंगे तो 48,500 के आसपास गोल्ड। सो दोनों कमोडिटी में आज इवनिंग सेशन में सेलिंग एक्सपेक्टेड है। दोनों में ही सेलिंग की उम्मीद लग रही है, इनको सेल करके ही जाना चाहिए। सर, एक कॉलर है, पुलक है रायपुर से, क्रूड में ऑप्शंस की ट्रेड जानना चाह रहे हैं। कुणाल, कोई ऑप्शंस की ट्रेड आपको दिख रही है क्रूड में आज? जी नहीं, मेरी राय में क्रूड वीक लग रहा है। आप 5500 का पुट बाय कर सकते हैं या फिर 5600 का भी पुट बाय कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। यानी क्रूड में बिकवाली की ही सलाह है, पुट खरीद कर आप जा सकते हैं। क्रूड पर आपकी राय सचिन? ये हमारी राय भी जो है क्रूड में बिकवाली की है। हमें लगता है एक बार कोई एक अपसाइड का मोमेंटम मिलता है तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी यहाँ पर रख सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली 5700 5720 के आसपास से एक शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट की जा सकती है। हायर साइड में स्टॉप लॉस लेना होगा 5780 का, डाउन साइड पोटेंशियल एक्सपेक्टेड है 5620 5630 तक के लिए। ओके सर, आज के सत्र में कुणाल जी एक और काउंटर है, नेचुरल गैस 3% से ज्यादा कमजोर है, 364 रुपए के आसपास है, क्या करें अभी? बेचना चाहिए 355-350 के टारगेट्स के लिए। वीक लग रहा है, आज शाम के सेशन में इसमें सेलिंग आएगी, यूएस में प्रोडक्शन बढ़ रहा है। ओके कुणाल जी, एग्री मार्केट में आज ग्वार में जबरदस्त गिरावट दिख रही है, ग्वारगम 6% के आसपास गिर गया है, क्या लग रहा है और गिरेगा अब? तो कच्चे तेल में मंदी स्टार्ट हो गई है तो फिर ग्वार में भी मंदी रहेगी और ये सेल एसटीबीटी करके जाना चाहिए। सचिन, आप सोयाबीन में बताइए, सोयाबीन में जबरदस्त तेजी है, 6400 रुपए के ऊपर दिसंबर का वायदा ट्रेड कर रहा है, क्या लग रहा है कल के लिए अगर कोई ट्रेड बनाना चाहे, कुछ बन रहा है क्या 6400 के ऊपर? देखिए, 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें लगता है कि सोयाबीन के अंदर और अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं, बट अगर ट्रेडिंग प्रोस्पेक्ट से देखा जाए तो एंट्री लेवल यहाँ पर सेफ नहीं है। इन केस कल के ट्रेडिंग सेशन में अगर 6350 6360 के आसपास में मिलता है तो वहां से बाय पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं फॉर द अपसाइड टारगेट ऑफ 6500 एंड 6550 के लिए। तो ये व्यू है। बेस मेटल्स में कुणाल आज काफी मिक्स्ड ट्रेड देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है बेस मेटल्स में कहीं कॉपर क्या आज बेचें? कॉपर में मैं फंडामेंटली बेरिश हूं, मैं बेचने के लिए रिकमेंड करूंगा 735 738 के बीच पे बेचिए। ओके, यानी लग रहा है बाय कर सकते हैं 1545 के टारगेट के लिए। ओके, यानी बेचने की सलाह कुणाल दे रहे हैं। बेस मेटल्स में आपकी कोई टॉपिक है सचिन आज की? हमें भी कॉपर के अंदर ही वीकनेस नजर आ रही है। 737 738 के बेस्ट लेवल है शॉर्ट पोजीशंस इनिशिएट करने के लिए। डाउन साइड एक्सपेक्टेड है 730 और 728 के टारगेट्स। हायर साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा 742 रहेगा। ओके, तो यानी दोनों जानकारों को, दोनों एक्सपर्ट्स को रखता है कि कॉपर ही बेच कर जाए 728 के टारगेट के लिए। सचिन कॉपर बेचने की सलाह दे रहे हैं। चलिए, कमोडिटी निवेश को यहीं समेटेंगे। शुक्रिया कुणाल जी आपका और सचिन जी आपका, आप दोनों ने वक्त निकाला, दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स भी दिए। तो कमोडिटी निवेश में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए ईटी नाउ स्वदेश के साथ। ब्रेक के बाद आपके लिए लेकर आएंगे मनी मंत्रा, जहां एनपीएस की पाठशाला आपके लिए लेकर आएंगे। नमस्कार।